बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मौजू इस हवाले से है कि किस तरह पाकिस्तान के लिए आलमी सहूलतकारी के दरवाज़े खुले हैं और एक साल पहले की जो तस्वीर थी वो किस तरह फेड आउट हुई है। और इसके अलावा कुछ ज़िक्र हम हॉलीवुड की लॉस एंजल्स की आतिश ज़दगी का जो एक अजीम वाक़या है उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक साल पहले तक कैफियत ये थी कि हमें ईरान से ख़तरा था, हमें अफ़गानिस्तान के तालिबान से ख़तरा था, हमें भारत से ख़तरा था। लेकिन एक साल के अंदर अंदर कैसी ड्रामाई और गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ हुई हैं जिनसे पाकिस्तान के लिए आलमी सहूलतकारी के दरवाज़े खुल गए हैं और पाकिस्तान की दोस्ती के आंकड़े बांग्लादेश से लेकर ताजिकिस्तान तक फैल गए हैं। और जो ख़तरात थे भारत की तरफ से, ईरान की तरफ से और तालिबान की तरफ से, वो किस तरह फेड आउट होते जा रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान के अंदर से दो सूबों के जो बागी हैं, जो दहशतगर्द गिरोह हैं, वो हमारे लिए पहले से ज़्यादा संगीन मसला बन गए हैं, वो अपनी जगह। लेकिन ख़ारजी अमूर पर ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सहूलतकारी जो हुई है कुदरत की तरफ से, उसकी वजह से रियासत का जो एक हद से ज़्यादा नहीं, हद से ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए, माकूल हद तक बढ़ा हुआ एतमाद आपको नज़र आ रहा है। और इस एतमाद की वजह यही है। ठीक है, इसमें हाफिज़ आसिम मुनीर की मेहनत का भी अमल दखल है। पाकिस्तान के दोस्तों ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को हौसला भी दिया, सहारा भी दिया, तसल्ली भी दी, उन सब का अमल दखल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कुदरत की तरफ से कुछ मौक़े हमें मिले हैं। हम आगाज़ करते हैं अफ़गानिस्तान से कर लें कि तालिबान पाकिस्तान को बाकायदा धमकियाँ दे रहे थे कि हम पख्तूनख्वा सूबे पर कब्ज़ा कर लेंगे और हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, जहाँ तक की धमकियाँ उनकी तरफ से हमें आ रही थी। और बात यानी पाकिस्तान के अंदर जो अनासर हैं, पाकिस्तान के ख़ात्मे के मुतमन्नी हैं और इसके लिए कोशा भी हैं, वो बड़े खुश थे कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तरफ से अगर महाज खुलता है तो पाकिस्तान के लिए क्या रास्ता बचेगा। तो पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान के सदर की दावत पर जो दोस्ती का एक नया सफ़र शुरू किया, उसमें फिर एक नया एंगल ये दाखिल हुआ कि तालिबान को, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, कुछ सिफारती मसले होते हैं जिन पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन तालिबान को एक सीधा सीधा मैसेज चला गया कि हमारा इरादा नहीं है, लेकिन अगर आपने मजबूर किया तो अफ़गानिस्तान की ताजिक आबादी को हम उसी तरह आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह हमने आपको सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। और ये एक बड़ा जामे मैसेज था और इसमें ताजिकिस्तान की हुकूमत भी पाकिस्तान के साथ थी। ताजिकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, 1 करोड़ की आबादी है या 1.25 करोड़, 1 करोड़ और 1.25 करोड़ के दरमियान की आबादी है। और ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ इसकी सरहद है और चीन के साथ भी इसकी सरहद है। चीन के साथ जो सरहद है अफ़गानिस्तान की, वो सिर्फ वाह खान की पट्टी तक महदूद है और वाह खान की पट्टी के परली तरफ ताजिकिस्तान है। यानी एक जगह पर वाह खान की पट्टी 15 मील चौड़ी रह जाती है और वहाँ से गोया के पाक अफ़गान बॉर्डर से चित्राल का जो इलाका है वहाँ से ताजिकिस्तान सिर्फ 15 मील की दूरी पर है। इस दौरान ये ख़बरें भी आपने सुनी कि वाह खान की पट्टी पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया है। ज़ाहिर है ये गलत है, पाकिस्तान पर एक इल्ज़ाम है। यानी आप बता रहे हैं दुनिया को कि पाकिस्तान एक जारहियत पसंद और कब्ज़ा पसंद मुल्क है, तो वो सारा प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। लेकिन जो हकीकत नज़र आनी चाहिए, जिस पर ये लोग तवज्जो नहीं कर रहे, वो ये है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान अब इतने करीब हैं कि पूरी तारीख़ में, और ज़ाहिर है ये तारीख़ 1990 के बाद शुरू हुई, क्योंकि इससे पहले तो ये मुल्क सोवियत यूनियन के कब्ज़े में थे। जितने भी सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं वो आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद से एक मरतबा जब नवाज शरीफ ने पहली वजारत उज़्मा संभाली तो उन्होंने सेंट्रल एशिया के मुल्कों की अहमियत समझी और उनके साथ दोस्ताना तावन का एक मुआहदा किया जिसको इको पैक्ट कहा जाता है। लेकिन उसे फिर उस वक्त की पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका नवाजी की वजह से, उसमें जो ग़ुलाम इसहाक़ खान था, CIA का ख़ास मोहरा उसका बुनियादी किरदार था, उसने ये सारा मुआहदा गतरबूद करा दिया, जिसके बाद ये सेंट्रल एशिया के मुल्क जो थे पाकिस्तान से दूर हो गए।
अब एक काफ़ी अरसे का गैप आ गया। उसके बाद फिर अब पाकिस्तान और ताजिकिस्तान करीब आ गए और बहुत ज़्यादा करीब आ गए, और तालिबान को एक वाज़ेह मैसेज मिला, जिसके बाद फिर आपने उसका नतीजा बरामद होते हुए भी देखा। वो नतीजा क्या था? वो ये था कि तालिबान की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को पैगामात आए कि गलतफहमियाँ दूर कर लेनी चाहिए। यानी कहाँ ये धमकियाँ कि हम अटक तक का इलाका कब्जा कर लेंगे, और कहाँ ये दिन के वो पाकिस्तान से मुसालियत सुलह, दूसरे लफ्ज़ों में यानी माफ़ी तलाफ़ी के तलबगार है। माफ़ी तलाफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल सिफारती ज़बान में इसी तरह किए जाते हैं कि गलत फहमियाँ दूर कर ली जाएँ, हमारे कोई इरादे नहीं हैं। और वहाँ अब इस वक्त एक डिबेट जारी है अफ़गानिस्तान के अंदर कि टीटीपी को सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इससे पहले ये सूरत हाल इस तरह नहीं थी, और बज़ाहिर उन लोगों का पल्ला भारी नज़र आ रहा है जो टीटीपी को दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ रोकने का हुक्म दे रहे हैं या रोकने की हिदायत कर रहे हैं, तो उन लोगों का पल्ला भारी नज़र आता है। तो आने वाले दिनों में उम्मीद है, पाकिस्तान की ऐसी नीयत नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान में खाना जंगी कराए। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को सिर्फ एक मैसेज दिया है कि अगर आप हमारे रास्ते में टांग अड़ाओगे, मुदाखलत करोगे, फिर हम आपकी गर्दन को दबोचने की सलाहियत भी रखते हैं। और फिर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को मुख्तलिफ हवालों से ये भी बावर करा दिया है कि ये जो आपने एक गुब्बारा बनाया हुआ है खुशफहमी का कि आपने अमेरिका को शिकस्त दी या आपने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, तो इस शिकस्त में 70% किरदार आपका है और आपका किरदार 30% से भी कम है। पाकिस्तान से हज़ारों अफराद अफ़गान जंगें लड़ते रहे हैं। रूस के ख़िलाफ़ भी जो जंग हुई उसमें भी हज़ारों पाकिस्तानी शामिल थे, जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हुई उसमें भी हज़ारों पाकिस्तानी थे, और जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग हुई थी उसमें तो पूरी दुनिया इस्लाम से, ख़ास तौर पर अरब मुल्कों से, और अरब मुल्कों में भी ख़ास तौर पर मिस्र और सऊदी अरब से हज़ार नौजवानों ने आकर इस जंग में हिस्सा लिया। पूरी दुनिया ने सरमाया दिया, पूरी दुनिया ने हथियार दिए, और ये हथियार पाकिस्तान के वसात से पहुँचे। और जब ये पूरी दुनिया ने हथियार नहीं दिए थे तो उस वक्त पाकिस्तान ने हथियार दिए। यानी जब अफ़गान जिहाद शुरू हुआ सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, तो सबसे पहली हथियारों की खेप पाकिस्तान ने दी थी। और उस वक्त अमेरिका अभी सोच रहा था कि वो इस जंग में क्या किरदार अदा करे, बल्कि उसने शुरू में ये पाकिस्तान को मशवरा दिया था। ये बात रिकॉर्ड पर है कि सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में अब आप बर्दाश्त कर लें, अफ़गानिस्तान से आगे हम इनको बढ़ने नहीं देंगे, ये हम गारंटी देते हैं। लेकिन उस वक्त की जो हुकूमत थी ज़ियाउल हक की, उन्होंने कहा कि नहीं, हम सोवियत यूनियन को रोकेंगे। और फिर जब पाकिस्तानी हथियारों और पाकिस्तान की ट्रेनिंग और पाकिस्तान में फराहम करदा तरबियती कैंपों की मदद से अफ़गान जिहाद थोड़ा ज़ोर पकड़ने लगा, तो फिर अमेरिका को पता चला कि इस मसले को हम अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका फिर बाद में आया। तो ये इस तरफ एक बड़ी फ़तह हासिल हुई है पाकिस्तान को, सिफारती हवाले से बहुत बड़ी फ़तह। दूसरी तरफ ईरान का ख़तरा बड़ा गहरा था। ईरान के अंदर हुकूमती सतह पर तो खैर ऐसी बातें नहीं की गई थी, लेकिन ईरान के अंदर जो बातें हो रही थी वो पाकिस्तानी मुक़्तदर इदारों तक पहुंच रही थी कि वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके ईरान का हिस्सा बनाना चाहते थे। और भारत के साथ मौलवी ख़ामनई साहब की पूरी साजबाज की सारी तफसील इदारों के इल्म में आ चुकी थी। और फिर उस वक्त ये एक हवा भी था कि ईरान के पास बहुत मिज़ाइल है, ईरान के पास बड़ी फ़ौज है। तो फिर कुदरत ने एक पाकिस्तान को मौका फराहम किया। ईरान की फ़ौजी ताकत एक्सपोज हो गई और वो कमज़ोर हो गया, और अब वो उसकी फ़ौजी दिफाई जंगी सलाहियत एक भीगी बिल्ली से ज़्यादा की नहीं है। शाम से दस्तबरदारी ने ईरान की कमर तोड़ दी है, और ईरान की फ़ौज की बहादुरी के किस्से भी हवा हो गए। और जहाँ तक ईरान की मिज़ाइलों की ताकत है, तो मैंने तो अपने बहुत सारे व्लॉग्स में बताया कि ईरान के मिज़ाइल ठुस है। और ये मैंने यमन की जंग के हवाले से बताया था, क्योंकि मैंने यमन की जंग के बारे में मसलसल जो स्टडी की थी वेबसाइटों के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए से, उन रिपोर्टों के ज़रिए से जो पाकिस्तान में नहीं छपती लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पर मौजूद होती हैं। तो मैंने जो बात नोट की वो ये थी कि नंबर एक तो ईरानी मिज़ाइल कभी अपने निशाने पर जाकर नहीं लगते, इनका निशाना ठीक नहीं है, वो जो प्रिसीजन होती है मिज़ाइलों में वो इनके हाथ नहीं है। और दूसरी ये है कि ईरान के मिज़ाइलों में जो वार हेड नस्ब किया जाता है
वो इतना नाकस होता है कि वो कोई बड़ी तबाही मचा नहीं सकता। और ये पूरी तरह यमन की जंग से तो ये मसला इतना एक्सपोज नहीं हुआ, लेकिन जब इसराइल पर इन्होंने हमले किए हैं ईरान ने, और हौसियों ने भी ईरानी मिसाइलों से हमले किए हैं, तो आपने देखा कि जो मिसाइल तो इसराइल ने रोक लिए रास्ते में, वो तो ठीक है कि वो रोक लिए, उनके बारे में नहीं कहा जा सकता वो कितने ताकतवर हो सकते थे या नहीं हो सकते थे, लेकिन जो हदफ पर गिरे उन्होंने वहाँ एक खड्डा बनाने के सिवा कुछ नहीं किया। यानी वो इतने नाकस और इतने, और ये इसके अलावा ये ईरान के जो हथियार इन्होंने रूस में दिए, क्योंकि रूस के अपने हथियार ख़त्म हो गए, अब वो शुमाली कोरिया से हथियार ले रहा है और ईरान से हथियार ले रहा है। तो ईरान के ड्रोन तैयारे हज़ारों की तादाद में यूक्रेन वालों ने गिरा दिए। तो ये इनकी सलाहियत है। और दो काम हुए गोया कि एक तो कि ईरान की वैसे वो साए हवा निकल गई, उसकी सारी अकड़ ख़त्म हो गई। अब वो एक यानी ऐसा शेर है ईरान जिसके दांत भी झड़ चुके और जिसके पंजों के नाखून भी पंजों से अलग होकर ज़मीन पर गिर गए। अब वो उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से वो डरा सके। तो एक तो ये उसका ये खौफ ख़त्म हुआ कि ईरान पाकिस्तान में कोई बड़ी मुदाखलत कर सकता है, और दूसरा ईरान के हथियारों की जो ताकत थी वो भी सब ने देख ली। अब ख़तरा ईरान की तरफ से अगरचे अब भी इम्कानी तौर पर है कि वो पाकिस्तान में अपने जो उसने दहशतगर्द सेल बना रखे हैं ज़ैनबियून के नाम से, मजलिस वहदत के नाम से, उनको इस्तेमाल कर सकता है अदम इस्तेकाम के लिए। लेकिन मेरी जो रिपोर्टें हैं वो ये हैं कि फ़िलहाल ईरान ने खामोशी इख्तियार करने का फ़ैसला किया है। तो पाकिस्तान को इस मगरबी समत से भी कुछ सुकून का सांस लेने का मौका मिला है। और सबसे अहम तब्दीली जो अलामती लिहाज से भी बहुत अहम है, और जो अपने इतलाक़ात, अपने प्रैक्टिकल रिज़ल्ट्स जो हैं उनके हवाले से भी बहुत ही अहम है, वो है बांग्लादेश की तब्दीली। किस तरह अचानक गैर मुतवक्को तौर पर हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हो गई, और ये गैर मुतवक्को वाक़यात जो है इनमें शाम को भी आप शामिल करें। किसी को पता नहीं था कि शाम में हुकूमत बदल जाएगी। ये लोग कहते हैं ना कि ये तुर्की की साजिश थी, तो भाई तुर्की को एक दिन पहले तक इस बात का इल्म नहीं था, और तुर्की तो मरा जा रहा था बशार अल असद से ताल्लुकात की बहाली के लिए। वो सिफारिशें डलवा रहा था, वो सऊदी अरब के में वफद भेज रहा था कि हम दोनों को मिलकर शाम के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए ताकि ये कुर्द ख़तरात और जो तुर्की को वो एक लंबी चौड़ी अलग बहस है उनसे निमटा जा सके। और वो बशार अल असद हुकूमत को दोस्ती का यकीन दिला रहा था एक दिन पहले तक। वो तो जब इलिप्पो फतह हुआ है उसके बाद से फिर सारी दुनिया के कान खड़े हो गए कि ये क्या हुआ है। अलिप्पो की फतह तक भी ये सोच थी कि ईरानी फ़ौज, तैयारे फ़ज़ाइया ये अब मिलकर इनको पलट देंगे, 2-4 दिन जंग रहेगी और सब कुछ पलट जाएगा। लेकिन जब अलिप्पो से वो आगे बढ़े हैं तो फिर दुनिया के कान खड़े हुए और ये मामला आनन फानन हो गया। और ऐसा ही आनन फानन बांग्लादेश में भी हुआ। बांग्लादेश में तमाम दुनिया के मुबस्सरीन का, अगर आप उस ज़माने में इंटरनेशनल रिसाले, जरीदे, अखबारात, वेबसाइटें, तबसरे, तज्ज़िये, जायज़े पढ़ते रहे हो तो सबका इत्तेफाक था कि हसीना वाजिद अगले 5 साल कहीं नहीं जाती। यूँ कहना चाहिए कि वो तादमे मर्ग वज़ीर आज़म रहेंगी। लेकिन इससे पहले इलेक्शन के मौके पर एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी और वो नाकाम हो गई थी। नाकाम इस हवाले से कि उसे कुचल दिया गया था, लेकिन उसने बांग्लादेशी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। फिर अचानक स्टूडेंट्स की तहरीक हुई जिसने चंद दिनों में ही हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा दिया। और सिर्फ तख्ता नहीं उल्टाया, क्योंकि तख्ता तो माजी में भी एक मरतबा उल्टा गया था, इस मरतबा कुछ बड़ा हुआ। तख्ता उलटने से कई गुना ज़्यादा बड़ा हुआ। वो ये था कि अवामी लीग और शेख मुजीब की लेगेसी जो थी वो साफ कर दी गई। बांग्लादेश में शेख मुजीब का नाम लेना आसान नहीं है। बांग्लादेश के बानी का जो नाम शेख मुजीबुर रहमान था किताबों में, वो हज़फ करके उसकी जगह वो जनरल ज़ियाउर रहमान मरहूम का नाम लिख दिया गया है। तो अवामी लीग की सोच, उसकी फ़िलासफ़ी, उसका जो बयानिया था, वो सब कुछ उसको सरेंडर कर दिया गया, गोया कि उसको बैन कर दिया गया। और उसके बाद फिर से क्या हुआ, वहाँ पाकिस्तान के हक़ में मुज़ाहरे हुए, वहाँ उर्दू कॉन्फ्रेंसेस हुई, वहाँ अल्लामा इकबाल पर कॉन्फ्रेंस हुई। और फिर आपने ये ख़बर हैरत से सुनी कि वो पाकिस्तानी फ़ौज जिस पर इल्ज़ाम पाकिस्तान के दानिशवर भी लगाते हैं कि इसने बांग्लादेश में नस्ल कशी की, जिनोसाइड किया। ठीक है, उसमें ज़माने में ज़्यादतियाँ बहुत हुई हैं, लेकिन ये जो हमारे दानिशवर हैं
ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बयान करते रहे। उसी पाकिस्तानी फ़ौज को बांग्लादेश की हुकूमत ने ये कहा कि आपके साथ हम फ़ौजी तावन करना चाहते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज अब बांग्लादेशी फ़ौजियों की तरबियत करेगी और अब बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा भी आसान कर दिया है और अब यानी ऑनलाइन वीज़ा भी मिलेगा, वहाँ ढाका एयरपोर्ट पर भी मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारती तल्लुकात दोस्ताना बोनस के साथ शुरू होने वाले हैं। तो मेरे तो खैर जहन वो एक नॉस्टैल्जिया में चला गया कि यानी वो बांग्लादेशी चाय चटगाम और सलहट की जो कभी पाकिस्तानी चाय हुआ करती थी और जिसकी लज्जत अभी हमारी नस्ल के लोगों को याद है। जो लोग बांग्लादेश बनने के बाद जिन्होंने होश संभाला या पैदा हुए या बहुत बाद में पैदा हुए, वो तो यही कीनिया की और श्रीलंका की यानी एक सेकंड ग्रेड किस्म की चाय पीते हैं और वो समझते हैं कि यही चाय है, हालांकि चाय वो थी। तो मैं खैर अजरा ये बिल्कुल एक हल्की फुल्की बात कर रहा हूँ कि हम जैसे लोगों को इस बात की खुशी होगी कि बांग्लादेश से चाय आए, चाहे वो श्रीलंका से या कीनिया की चाय से महंगी ही हो, लेकिन हम तस्वर में ये याद करेंगे कि भाई ये वही पाकिस्तानी चाय है जिसे हम अपने बचपन में पिया करते थे और जिसकी फिर जो लज्जत थी अब भी हमें याद है। और जब हम ताज़ा इस वक्त मार्केट में जो दस्तयाब चाय है वो पीते हैं तो बोर हो जाते हैं कि ये कैसी चाय हम पी रहे हैं। तो खैर ये एक लाइटर साइड पर मैं बात कर रहा हूँ। सीरियस बात यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान न सिर्फ ये है कि तिजारती ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं बल्कि सकाफ़ती मामलात भी आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्द हमें उम्मीद है, नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान ज़हनी राब्ते, ज़हनी रिश्ते उस्तवार होंगे और वहाँ लिसानियात, अदब, फ़िल्म, कल्चर, मज़हब से मुराद ये है कि वहाँ के उलमा यहाँ आएंगे, यहाँ के उलमा वहाँ जाएंगे। तो बहुत एक गहरी कुर्बत जो अच्छा ये सारे मामला जो हैं ये भारत के लिए तालिबान को तो परेशानी है ही, खिफ़त महसूस कर रहे हैं कि तालिबान ने कि हम ये पाकिस्तान से दुश्मनी करके हमने क्या मोल ले लिया। तो ये सारी सूरत हाल भारत के लिए भी परेशान कुन है और बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है। भारत गोया के हवास बागता है। भारत के अंदर क्या हो रहा है, भारत के अंदर कुछ दो लहरें ऐसी उठ रही हैं जो बड़ी अजीब व गरीब हैं और एक हमारे लिए, हमारे नुक्ता नज़र से उनको हम वेलकम कह सकते हैं। इस पर मैं किसी अगले व्लॉग में बात करूंगा। इशारा दे देता हूं कि हिंदू मज़हब के अंदर एक डिबेट छिड़ गई है जो पूरी 5000 साल की हिंदू मज़हब की तारीख में इससे पहले नहीं छिड़ी थी और ये बड़ा तफसीली अकादमिक किस्म का मौजू है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका यानी अखबारी ज़बान में जो बातें हो सकती हैं वही करूँ, उससे ज़्यादा नहीं करूँ। नाज़रीन, अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया जो बहुत अमेरिका के सबसे ज़्यादा मालदार स्टेट है, वहाँ जो आग लगी है एक महदूद इलाके में, लॉस एंजल्स अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर है, न्यूयॉर्क के बाद इसी का नंबर आता है। तो वहाँ जो आग लगी है उसने अमेरिकी मईशत को $1.5 खरब का नुकसान पहुँचाया है जिसका हम तस्वर नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि गज़ा का बदला अमेरिका को मिला है। वहाँ $150 खरब ये कोई छोटी रकम नहीं है। हम जैसे लोग तो इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते ना कि ये कितनी बड़ी रकम होती है। तो ये आग जो थी अमेरिका की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी आग है और इसने 12,000 इमारतें नज़र आतश करके यानी जलाकर राख कर दी हैं। 12,000 इमारतें पाकिस्तान के किसी कस्बे की नहीं कि झुग्गियों को भी हम इमारत तस्वर करें। कैलिफोर्निया में तो इमारत अपनी हर छोटी से छोटी इमारत की भी कीमत होती है। इनमें बंगले हैं, इनमें कोठियाँ हैं, इनमें रिहाइशगाहें हैं, इनमें सरकारी दफातर हैं, इनमें प्राइवेट कंपनियों की दफातर है, यहाँ तक कि इंश्योरेंस कंपनियों की दफातर भी जल कर राख हो गए और जो बहुत बड़ा नुकसान है। और इसमें ज़ाहिर इंसानी अलमिया भी हुए हैं, कुछ लोग मारे गए हैं, कुछ जानवर भी मारे गए हैं और ये सारे नुकसान आते हैं। यहाँ कुछ लोग इस पर मुसर्रत ज़ाहिर कर रहे हैं। तो भाई इसे अगर आप कुदरती आफत समझें तब भी, अगर अल्लाह का अज़ाब समझें तब भी इस पर खुश नहीं होना चाहिए। ऐसे वाक़यात इबरत और हमदर्दी के साथ देखने चाहिए। तो अब सूरत हाल ये है कि लॉस एंजल्स का एक इलाका है हॉलीवुड, जहाँ जो दुनिया की यानी सबसे बड़ी जादू नगरी है फिल्मी सनत के हवाले से। आप उसके असर व रसूख का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाहिद सनत है हॉलीवुड की जिसकी फिल्में दुनिया के हर मुल्क में
हर ज़बान में डब होकर देखी जाती है और पूरी दुनिया को इसने एक ग्लोबल कल्चर में परो कर रख दिया है। ये कितना जहरीला है वो एक अलग मसला है। तो अब जो आग है ना वो हॉलीवुड की तरफ बढ़ रही है, दो तरफ से। इस वक्त 5-6 मुकामात पर आग लगी थी, एक पर तो तकरीबन उन्होंने काबू पा लिया है। वो जो कैनेथ की तरफ आग लगी थी उस पर तो शायद उन्होंने काबू पा लिया है। एक छोटी आग हस्ट फायर वो हस्ट के इलाके में है, लेकिन एक बड़ी आग ईटन के इलाके में है और एक उससे भी बड़ी आग पैलिसेड के इलाके में है। और इन दोनों के दरमियान है हॉलीवुड की पहाड़ी। जिस तरह इस्लामाबाद की पहाड़ी है मार्गिला, उसके दामन में इस्लामाबाद का पूरा ये शहर है, इस्तेहसाली निज़ाम का हेडक्वार्टर। तो उसी तरह ये हॉलीवुड का जो फिल्मी सनत, उसकी रिहायशी कॉलोनियाँ, उसके स्टूडियोज़, उसकी कंपनियाँ, उसके दफातर, यहाँ तो लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि हॉलीवुड के अंदर जाकर जो टूरिस्ट जाते हैं वो क्या फ़ील करते हैं। एक पूरी इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ से पूरी दुनिया का दिमाग कंट्रोल किया जाता है। तो अब आग दोनों तरफ से इस हॉलीवुड की पहाड़ी की तरफ बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ज़रूर ही वहाँ जाएगी और हॉलीवुड को जला देगी, लेकिन इस वक्त तक ये आग दोनों तरफ से है और सैकड़ों अमेरिकी तैयारे और हेलीकॉप्टर और हज़ारों फायर फाइटर, वो जो फायर ब्रिगेड के होते हैं, और इसके अलावा तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा कैदी जिनको रिहा किया गया है यानी मशरूत तौर पर, वो सब इस आग को बुझा रहे हैं। तो ये आग लगती है जंगलात में, आग कुदरती अमर है। वैसे हर साल दुनिया के हर जंगल में आग लगती है, ये कुदरत का निज़ाम है, क्योंकि वो पुराने दरख्त जलाकर नए दरख्तों के लिए खाद और विटामिन और वो दूसरे जो एलिमेंट होते हैं, केमिकल जो ज़रखेज़ी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो मुहैया होते हैं। लेकिन ये जो कसरत से आग लगना शुरू हो गई है और काबू में नहीं आती, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये इंसान की अपनी बदअमालियाँ हैं, यानी कुदरत के साथ छेड़छाड़, गैर ज़रूरी तौर पर सनती फैलाव। यानी ये दौर जो है सनत का, इसमें सिर्फ एक तो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना जो जिनके बगैर इंसान का गुजारा नहीं, लेकिन एक बेपनाह तादाद कारखानों की ऐसी है जो फालतू इजाफी मसनूआत बना रहे हैं सिर्फ मालदार तबके के ख़र्चे के लिए, और उनकी अफादियत कुछ नहीं है सिवाय इसके कि एक स्टेटस बनता है उनसे। तो गैर ज़रूरी सनती फैलाव ने माहौलियात को मुतासर किया, जिसकी वजह से आलमी गर्माव का माहौल पैदा हुआ, और उसकी वजह से अब जो आग लगती है वो बुझती नहीं है। वरना जंगलों में आग हज़ारों सालों से लगती आ रही हैं, उनकी ख़बरें कभी इस तरह नहीं छपा करती थी जिस तरह अब। कभी ऑस्ट्रेलिया में आग लगती है, बेकाबू हो जाती है, कभी मगरबी यूरोप में, कभी अमेरिका में। तो ये सूरत हाल है वहाँ। और इस आग में एक अहम बात ये हुई है कि लॉस एंजल्स का जो सबसे पोश इलाका था, जिसको हम वहाँ का डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी कह सकते हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर वो चीज़ थी, वो सारी की सारी जलकर राख हो गई है। और ये जो नुकसान पहुँचा है ये तो पहुँचा है, आने वाले वक्त में जहाँ जो बिज़नेस था, जो कारोबार था, जो ख़त्म हो गया, इनके ना होने से मज़ीद अमेरिका को ख़सारा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये जो आलमी सहूलतकारी है पाकिस्तान की, इसमें भारत सदमे में है, तालिबान सदमे में है, और एक तीसरा फ़रीक भी सदमे में है, और वो है PTI। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।